हम लोग 2020 के जो गणित का एग्जाम हुआ था उसका हम लोग सब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला इस वीडियो में बनाएंगे, ठीक ना। अब जैसे दूरतीय पाली में जो 2 नंबर वाला पहला क्वेश्चन है वो है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है कि एक शंकु बना लेना है। तो ये हम लोग शंकु बना लिए। अब शंकु बनाने के बाद क्या करेंगे कि इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो एक ऐसे रेखा खींच लेंगे, यही हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा। इसको 5 सेंटीमीटर लिख देना है। उसके बाद ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो एक रेखा इसे हम लोग को खींच देना है। ये हम लोग का ऊंचाई हो गया, तो एच बराबर हो जाएगा हम लोग को 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ निकालो, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए ना उसमें हमको एल का जरूरत है, मतलब तिर्यक ऊंचाई का जरूरत है। तो तिर्यक ऊंचाई तो हम लोग को मालूम नहीं थी, इसीलिए हमको निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग जो देले है उसको लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ शंकु की ऊंचाई बराबर है हम लोग को 12 सेंटीमीटर तथा शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब हम लोग का इसका एल मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए एल मतलब ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि एच के जगह पर देखेंगे कि हम लोग का ऊंचाई 12 है, तो हम लोग 12 का स्क्वायर कर देंगे। त्रिज्या के जगह पर 5 है, तो हम लोग 5 का स्क्वायर कर देंगे। इतना लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब दोनों को जब हम लोग जोड़ लेंगे 144 में 25, तो हम लोग का 169 आ जाएगा। 169 आ गया, तो 169 का जो वर्गमूल होता है ना वो 13 होता है। तो इस तरीके से हम लोग का जो तिर्यक ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर हो गया हुआ है। और वक्र पृष्ठ निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। अब पाई की जगह पर चाहेंगे तो मान रख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो जैसे हम लोग मान छोड़ देते हैं तो पाई के पाई लिखेंगे। अभी जो त्रिज्या है इसके जगह पर हम लोग का 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। एल के जगह पर यहाँ 13 है, तो हम लोग 13 लिख देंगे। अब 13 पचे कितना हो जाएगा 65। अब पाई है तो पाई है। अगर पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे वो भी आंसर ठीक है, और नहीं रखेंगे वो भी आंसर ठीक है। इतना भी ठीक है, ठीक। अब ये हमको सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे। जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, जैसे क्षेत्रफल, तो उसमें स्क्वायर लगाना जरूरी है, ठीक ना। तो इस तरीके से जो हम लोग का शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हुआ। तो इस तरीके से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उस 2 नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 1651 और 2032 का मसा निकालना है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि जैसे कि 1651 है, 2032 है, तो इसमें देख लेंगे कि बड़ा कौन है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक ना। कि जैसे हम लोग लिख लिए 2032 और 1651 ऐसे लिख लेना है। ये बड़ा है तो इधर हम लोग को इस टाइप से कर देना है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1651 यहाँ लिख लेंगे, एक रेखा इसे खींच देंगे, और जो 2032 है ना इसको लिख लेंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं। अब 1651 है तो उसको हम लोग को ना क्या करना है कि हम एक मरते 2 मरते लगा सकते हैं। लेकिन मान लें कि मेरे पास 1600 है और इसके पास 2000 है, तो 2 मरते में हम लोग का 3200 चला जाएगा, लेकिन इससे हमको छोटा ही रखना है। इसीलिए हम एक मरते में लगाएंगे 1651। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग घटा लेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो गया, और इधर हो गया 13 में से 5 घटाएंगे तो हम लोग का 8 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा हम लोग का 9 में से 6 घटाएंगे 3, ये हो जाएगा 0। इस तरीके से हम लोग का जो 381 जो है ये शेषफल है, ठीक ना। अब ये शेष जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को बनाते रहना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर रीजन से एक रेखा इस तरीके से खींच लेना है, खींच लिए। अब यहाँ पर जो रहेगा ना ये जो इधर संख्या है इसको भाजक बोलते हैं। इसे ध्यान भाजक याद रहे ना, जो बाहर यहाँ है इतना ही हमको याद रखना है। अब इसको उठा के हम लोग यहाँ ले आएंगे 1651 ले आए। अब हम क्या करेंगे कि गुना करेंगे। जैसे 381 है, इसको 3 मरते 4 मरते, जैसे हम लोग सिंपल से समझेंगे कि मेरे पास 1600 रुपया इसके पास है, मेरे पास 381 है मतलब 400 है। तो अगर 4 मरते में लगाएंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 1600। अगर 5 मरते लगाएंगे तो हो जाएगा 4 × 5 = 20, मतलब ऐसे माना जाता है। इसीलिए हम लोग 4 मरते ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेते हैं। अब 381 को 4 से गुना करेंगे, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो हो गया 4,
8 चौका 32, अब 32 के 2 हो जाएगा, और 4 3 12 2 14। तो इस तरीक़ा से हम लोग का हो जाएगा 1424। अब घटा लेंगे, 11 में से 4 घटाएंगे 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे 2, आई 5 में से 4 घटाएंगे 1, ये हो जाएगा 0। इस तरीक़े से देखेंगे अभी तक शेषफल हम लोग को 0 नहीं आया, मतलब इसके आगे और भी काम होगा। तो फिर वही करना है कि जैसे 1651 यहाँ उतर गया था, जो 381 है ना, अब यहाँ उतरेगा। यहाँ कहाँ उतरेगा, तो एक रेखा पहले खींच लेना है और 381 को यहाँ पे इसे लिख लेना है। लिख लिए, उसके बाद क्या करना है कि फिर एक रेखा खींच लेंगे। अब 127 को जैसे मेरे पास 100 है, इसके पास 300 है, तो हमको क्या करना है कि 3 मरते गुना करेंगे तब ना 300 होगा, 4 मरते गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरते ही गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ हो गया है क्या कि जो 5, यहाँ जो हम लोग 4 लिखे थे ना, वहाँ पे 5 हुआ, ठीक ना। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 यही होगा, 1 में से घटाएंगे 0। अब हम लोग 3 मरते लगाते हैं तो 7 3 21 के 1, 3 दूना 6 में 2 हाथ से जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, और फिर 3 1 के मतलब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से 127 को जब हम लोग 3 से गुना किए हैं तो हम लोग को 381 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि घटा लेंगे। घटाने के बाद क्या आ गया है कि हम लोग का जो शेषफल है वो यहाँ पे 0, अब कुछ बचल नहीं है। तो जब नहीं बचा हुआ है तो ये मतलब जो हम लोग काम ये कर रहे हैं ये यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग को बताना है कि HCF क्या है, तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर होगा कि जो सबसे नीचे जिससे हम लोग भाग देते हैं ना वही होगा। तो सबसे नीचे हम लोग 127 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 127 होगा। तो इस तरीके से 1651 और 2032 का जो HCF है वो आ गया 127। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसका केंद्रक दे रहा है। अब जो उसका केंद्रक का हमको निर्देशांक निकालना है। इसका 3 गो शीर्ष है, पहला है -10, दूसरा है 5 - 2, तीसरा है 8 2। इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 अलग अलग कर लेना है। तो जैसे हम लोग का पहले हम लोग यहाँ x1 लिख लेते हैं, यहाँ x2 लिख लेते हैं, यहाँ x3 लिख लेते हैं, ठीक। अब x1 की जगह पर इसमें जो -1 है ना यहाँ पे फर्स्ट वही हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 लिख दिए। x2 की जगह पर यहाँ 5 है, उसको 5 लिख लेंगे। x3 की जगह पर यहाँ 8 है तो हम 8 लिखेंगे। इस तरीके से हमको लिख लेना है। अब हम लोग को y1 लिखेंगे, y2 लिखेंगे और y3 लिखेंगे। और y1 की जगह पर जो यहाँ पे 0 है वो हो जाएगा, y2 की जगह पर -2 है तो -2 लिख लेंगे, और y3 की जगह पर जो 2 है ना वहाँ 2 लिख लेंगे हम, ठीक। अब हमको केंद्रक के जब निर्देशांक निकालना है तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक ना, जिसका नाम है x1 + x2 + x3 बटा में 3 y1 + y2 + y3 बटा में 3। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे लिख लेना है। तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक, इस तरीके से हमको लिख लेना है। अब लिखने के बाद जो सूत्र है उसको पहले हम लोग लिखेंगे, तो x1 + x2 + x3 बटा में 3, फिर हो जाएगा y1 + y2 + y3 बटा में 3। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब क्या करना है कि जो मान है ना उसको रख देंगे। तो x1 की जगह पर हमारे पास -1 है तो -1, x2 की जगह पर 5 है तो 5, x3 की जगह पर 8 है तो 8 लिख लिए, नीचे 3 है तो 3 लिख लेंगे। फिर y1 की जगह पर देखेंगे 0 लिख लेंगे, y2 की जगह पर देखेंगे -2 लिख लेंगे, और y3 की जगह पर देखेंगे हम लोग 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक। नीचे हम लोग 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब क्या करना है कि 8 5 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन 1 घटा देंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा। तो 12 लिख लिए, नीचे 3 है तो 3 लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे एगो 2 माइनस में, एगो 2 प्लस में, तो प्लस माइनस अगर कट जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो इसको हम दोनों को काट भी सकते हैं। अगर ऊपर में 0 है तो 0 लिख देंगे, नीचे में 3 है तो 3 लिख देंगे। अब 3 से जब 12 को काटेंगे तो 4 मरते में तो 4 यहाँ लिख लेंगे, 0 से 3 में भाग दिया गुना करे वो 0 होगा। तो इस तरीके से जो हम लोग का निर्देशांक आ जाएगा केंद्र के वो 4 और 0 होगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, सिद्ध करें कि 1 - sin थीटा बटा में 1 + sin थीटा बराबर में है sec थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको मतलब LHS से चल के RHS लाना है, ठीक ना। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेंगे, LHS में 1 - sin थीटा बटा में 1 + sin थीटा, इतना हो गया। अब हमको करना है कि इसका हर के परमीकरण कर लेना, ठीक ना। अब जैसे नीचे है 1 + sin थीटा, तो हमको क्या करना है कि चिन्ह को चेंज कर देना है, बाकी वही लिखना है। जैसे 1 + sin थीटा है ना, तो सिर्फ 1 - sin थीटा हो जाएगा, ठीक ना। नीचे भी हो जाएगा 1 - sin थीटा हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि
वन माइनस साइन थीटा यहाँ भी है, वन माइनस साइन थीटा यहाँ भी, दोनों एक जैसे आते हैं, दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे है वन प्लस साइन थीटा, यहाँ वन माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक होता है तो एक छोड़ देंगे, और जो साइन थीटा है ना उसको हम लोग को स्क्वायर दे देना है, ठीक। तो हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को क्या करना है कि ऊपर वाला भी एक चांस सेम छोड़ देंगे, वन माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर दे देंगे, दे दिए। अब नीचे जो है ना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों ऊपर वाला स्क्वायर है नीचे वाला स्क्वायर को ना एक ही स्क्वायर में बदल देना था, जैसे वन माइनस साइन थीटा ऊपर लिख देंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, लिख दिए। अब ये जो दोनों स्क्वायर है इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लेके स्क्वायर कर दिए। अब हमको क्या करना है कि जो ये कॉस है ना वो एक के नीचे भी जाएगा, और कॉस जो है ना वो साइन के नीचे भी जाएगा, तो ये हम लोग यहाँ आ जाते हैं, आ गए। अब जैसे कि ये जो एक पहले हम लोग लिख लिए, नीचे जो कॉस है ना उसको कॉस लिख देंगे, कॉस थीटा लिख दिए। फिर ये जो माइनस है यहाँ माइनस लिख देना है, ऊपर में हम लोग साइन थीटा लिख देंगे, और नीचे में फिर हम लोग क्या करेंगे कि कॉस थीटा लिख देंगे, लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि फिर जो होल स्क्वायर है उसको सेम इस तरीक़ा से दे देना है, दे दिए। अब हम लोग का एक बटा कॉस का जो सूत्र होता है ना वो होता है सेक थीटा, तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, लिख दिए। अब साइन बटा कॉस जो होता है ना वो टेन थीटा का मान होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, जो होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर दे देंगे इस तरीक़ा से। अब हम लोग एल एच एस से चले तो वो हम लोग को आर एच एस पर पहुँच गए हुए हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा आर एच एस, तो इस तरीक़ा से हम लोग का सिद्ध हो गया हुआ। अब लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में करा है कि त्रिभुज एक एबीसी है जिसके दो भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु है डी और ई। अब वो इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी हो जाता है, और ए डी का मान 7x - 4 है, डी बी का मान 3x + 4 है, ए ई का मान 5x - 2 है, तथा ई सी का मान 3x है, तो हम लोग को x का मान बता देना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस तरीक़े से हम ये त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देंगे ए बी सी, ठीक है। अब हम लोग एक रेखा खींचेंगे डी, तो ये हम लोग एक रेखा डी खींच लिए। अब यहाँ पे जो डी है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बी सी का समानांतर है, ठीक। अब जो हम लोग को दिए हुआ है ए डी और डी बी का मान ये सब रख देंगे, तो ए डी का मान हो जाएगा हम लोग को 7x - 4, और ये जो डी बी है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3x + 4। अब ए ई का मान हम लोग का है 5x - 2, और ई सी का मान है 3x, तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब हमको क्या करना है कि लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, लिख लिए। अब जो समानांतर है उसको लिख देंगे, तो लिखेंगे डी समानांतर बी सी। अब जब समानांतर होता है तो वो थेल्स के प्रमेय से हम लोग चलते हैं, एक थेल्स का विलोम होता है और एक थेल्स प्रमेय होता है। तो जब कोई विभाजित करता है तो थेल्स प्रमेय होता है, और जब उसको हम लोग विभाजित करने के बाद जो समानांतर निकल के आता है वो थेल्स का विलोम है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए थेल्स प्रमेय से लिख लिए। अब जो थेल्स प्रमेय जो से चलते हैं तो वो जो अनुपात में बढ़ता है, तो जैसे कि ए बी है इसको दो अनुपात में बांटेंगे, वो हो जाएगा ए डी, वो हो जाएगा डी बी, तो मतलब ए डी बटा डी बी हो गया। दूसरा हो जाएगा ए ई, उसका हो जाएगा ई सी, तो ए डी बटा डी बी, ए ई बटा में ई सी। अब हम लोग का जो मान है उसको रख देंगे, तो ए डी के जगह पर हो जाएगा हम लोग को 7x - 4, इसके जगह पर हो जाएगा 3x + 4, लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 5x - 2, वहाँ पे हो जाएगा 3x, इस तरीके से हमको लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे कि फिर से हम लोग क्या करेंगे कि अब क्रॉस गुना कर लेना, ठीक ना। तो 7x है या 3x है, तो 7 3 21 हो जाएगा, ठीक ना। तो 21x² हो जाएगा, और फिर 3 चौका हो जाएगा यहाँ पे 12x, ठीक। अब हम लोग इस तरीक़ा से क्रॉस गुना कर लेंगे। अब यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो 5 दिया 15x², अब 5 है 4 है, तो 5 चौका 20x। अब 2 है मेरे पास, यहाँ 3 है, तो 3 दूना हो जाएगा 6x, अब 2 है 4 है, तो 4 दूना 8, इस तरीक़े से हमको लिख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 21x² है तो 21x² लिख देंगे, यहाँ प्लस में तो इन्हें माइनस में लिखेंगे हम लोग 15x² लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो 12 है ना इसको लिखेंगे हम लोग 12x, लिख लिए। अब यहाँ पे जो है 20 व 6 को जोड़ देना था, हम लोग का 26x हो जाएगा, तो इधर प्लस में इधर हम लोग को माइनस में आ जाएगा
26x आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब जैसे कि ये 3 दूना 6 है, ये हम लोग को यहाँ पे भी माइनस ही होगा, ठीक है। तो 20 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 14x लिख लिए। अब ये माइनस में 8 है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको प्लस में बराबर में 0 हो जाएगा। अब 21 में से 15 घटाएंगे तो हम लोग को हो जाएगा 6x²। अब 12 है, यहाँ 14 है तो जोड़ देंगे, तो 12 में 14 जोड़ेंगे तो हम लोग का 26 हो जाएगा। तो माइनस में लिखेंगे 26x। अब प्लस में 8 है तो हम लोग 8 लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा हम लोग को 0। अब इसमें से जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन कर देंगे। जैसे 2 कॉमन होने वाला है तो कॉमन कर देंगे तो हम लोग को बच जाएगा 2 तिहाई 6, 2 से 13 मरते में, 8 है वो 4 मरते में, इस तरीक़े से फिर 0 दे देंगे। अब 2 जो है 0 से मिलेगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा मेरे पास 3x² माइनस 13x और प्लस में 4 बराबर में 0, ठीक। अब हम लोग को गुणनखंड को तोड़ना है तो 4 को पहले 3 से गुना करेंगे तो 4 3 हो जाएगा हम लोग को 12। अब 12 हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 3x² माइनस 12x माइनस x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे 3x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4। अब इसमें दोनों में कोई चीज़ नहीं मिलना है तो माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। अब एक हो जाएगा 3x और माइनस 1, इस तरीक़े से ये हो गया। एक हो जाएगा हम लोग का x माइनस 4, ये हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि 3x माइनस 1 0 के बराबर हो जाएगा, x माइनस 4 भी 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 3x बराबर 1 हो जाएगा, और जो x के माइनस में तो इधर आएगा था प्लस में, तो एक x हो जाएगा 1/4, ठीक ना। एक हो जाएगा हम लोग को 4, तो एक ये आंसर होगा और एक ये आंसर होगा। तो इस तरीक़े से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक बहुपद है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसका शून्य ज्ञात करना, ठीक ना। और फिर जांच करके बाद मतलब बता देना है कि जो शून्य के और गुणनांक है उसके बीच वो सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ गुणनखंड लिख लेते हैं। तो बहुपद को हम लोग ऐसे px लिखते हैं, तो हम लोग px लिख लेंगे। px के बराबर हो जाएगा 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक। अब इसको सबसे पहले क्या करना है कि 6x² तो हम लोग लिख ले, लेकिन जो 7x है ना इसको पहले हम लोग यहाँ पे इसे लिख लेंगे, लिख लिए। अब ये जो 3 माइनस में ना वो इधर आ जाएगा, आ गया। अब हम लोग को ये 6 और 3 को हम लोग इसको a बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। a और c को हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। अब ये जो 18 हो गया इसको हम लोग एलसीएम तोड़ते हैं, ठीक ना। गुणनखंड में यही तरीका है। तो 2 से 18 9 मरते में, फिर 3 से 3 मरते में। अब लाना हमको बीच में 7 है, तो 3 तिहाई 9। अब 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 भी हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग का 7 भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पहले 6x² लिख लेते हैं, माइनस में हम लोग 9x लिख लेंगे। अगर यहाँ प्लस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको माइनस में यहाँ चाहिए, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे माइनस, जो बड़ा चिन्ह यहाँ होता है वही यहाँ लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ माइनस दे दिया। अब यहाँ माइनस हम लोग 2x है, अगर यहाँ माइनस छोड़ देंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ प्लस होगा। अब ये 3 है, इसको सेम लिख देंगे, ठीक। अब हम लोग को दोनों में से कॉमन कर लेना है, तो 6 व 9 में से 6 नहीं कॉमन होगा ना, 9 कॉमन होगा। लेकिन 6 के गुणनखंड में 3 है, 9 के गुणनखंड में भी 3 है, तो हम लोग 3 कॉमन करेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन करेंगे। अब 3 से 6 2 मरते में है, और एक x निकल गया तो 1 बच गया। अब 3 से 9 3 मरते में, ठीक। अब ये जो 1 से चला गया तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये दोनों में कोई नहीं मिल रहा है ना, 2 इसमें है, इसमें है तो इसमें है, 3 इसमें है तो इसमें है, x इसमें, मतलब कोई नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो हम लोग कितना कॉमन कर लेंगे, 1। अब बच जाएगा हम लोग को जो है वो उसी तरीके से बच जाएगा, मतलब 2x माइनस 3। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो ब्रैकेट के बाहर है ना उसको पहले लिखते थे। पहले 3x है तो 3x लिख लो ये ब्रैकेट के बाहर, फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, फिर 1 है तो 1 लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब ये दोनों में से ना जैसे 2x माइनस 3 या 2x माइनस 3 एक जैसा है, तो हम लोग एगो लिख लेंगे 2x माइनस 3, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि जब गुणनखंड टूट गया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि px बराबर 0, मतलब कि जब हम लोग को मूल निकालना होता है ना तो उसको 0 के बराबर करना होता है। तो इसीलिए px बराबर 0, जब px ये जब 0 हो सकता है तो ये भी 0 हो सकता है, तो लिखेंगे इसीलिए। अब मेरे पास कितना है 3x, इसका गुणनखंड ये है ना 3x प्लस 1, इस तरीके से ब्रैकेट से कर देंगे, वो हो जाएगा 2x माइनस 3, मतलब ये दोनों आपको इसके बराबर हो गया 0 के। अब 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा, और 2x माइनस 3 बराबर भी 0 होगा, ठीक।
अब हम लोग को क्या करना है कि 3x एक प्लस में उधर जाएगा था माइनस में, और 2x हो जाएगा यहाँ माइनस में, 3 n आएगा था प्लस में हो गया। अब x लिखेंगे तो यहाँ -1/3 हो जाएगा, और x यहाँ है तो 3 में यहाँ 2 हो गया, मतलब एगो x का -1/3 हो गया, एगो x का 3/2। ये हम लोग का जो यहाँ पे कह रहा है कि शून्य ज्ञात करना है तो 2 शून्य का आ गया। अब हम लोग को जांच भी करना है, तो जांच हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग साफ साफ जांच लिख दिए। अब जांच करने के में हम लोग ना लिखेंगे शून्यकों का योग लिख दिए। अब शून्यकों का योग जो होता है ना, मतलब ये दो शून्य का, ये दोनों को हमको जोड़ देना है, ठीक ना। तो एगो हो जाएगा -1/3, एगो है प्लस में 3/2। देखेंगे दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे देखेंगे 3 और 2 एलसीएम नहीं लगेगा तो सीधे गुना कर लेंगे, तो 3 दूना 6, 3 से 6 2 मरते में तो 2 एक आए 2, और 2 से 6 3 मरते मतलब 3 3 9, इस तरीक़ा से लिख देंगे। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। अब शून्यकों का योग होता है ना, उसका सूत्र होता है -b/है, तो हम लोग माइनस लिख देंगे, यहाँ b लिख देंगे, a की जगह पर ये a लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें से हमको मिलाना है। ये जो देख रहे हैं ना, पहला नंबर में a की जगह पर 6 है, तो हम लोग को यहाँ पे देखेंगे तो a की जगह पर सामने सामने 6 टकरा रहा है, टकरा गया। अब यहाँ b की जगह पर जो 7 है ना, देखेंगे यहाँ 7 है ना, तो यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग का यहाँ है, ये भला ये -7 है। अब यहाँ -7 है, तो ये जो सूत्र वाला माइनस है ना, इससे जाके मिलेगा तो खुद अपने माइनस में जाएगा, ठीक। अब जो ऊपर में b है ना, उसको हम लोग x का गुणांक बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे x का गुणांक, इसके साथ में एक माइनस भी लगा देते हैं, ठीक, लगा दिए। और नीचे जो a होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं x² का गुणांक, इस तरीके से हमको लिखना, ये हम लोग का जांच हो गया। अब एक जांच और होता है जिसका नाम है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल, लिख लिए। अब जो शून्यक है गुणनफल मतलब उसको पहले गुना करना होगा, तो एक हो जाएगा हम लोग को -1/3, और एगो हो जाएगा 3/2, लिख लिए। अब देखेंगे कि कटने वाला है कि तो काट भी सकते हैं, ठीक ना, और नहीं तो अगर ज़रूरत इसमें हमें काटने का जरूरत कोई नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे मिलाना है, ठीक ना। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 हो गया, नीचे 3 दूना 6 हो गया, इस तरीके से लिख लेंगे हम। अब -3 जो है ना यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं c, जैसे शून्यों का गुणनफल है उसको हम लोग बोलते हैं c, और नीचे का बोलते हैं a, तो ये हो गया c/a। अब हम लोग मिला लेंगे कि क्या वो क्वेश्चन से मिल रहा है, तो जैसे c की जगह पर यहाँ -3 आ रहा है, ये -3 आ रहा है, तो सीधे हम लोग आएंगे यहाँ क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो c की जगह पर -3 है, a की जगह पर 6 है, मतलब डिक्लेयर टकरा रहा है। अब c को हम लोग ना अचर पद बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अचर पद, और नीचे जो है a, इसको बोलते हैं हम लोग x² का गुणांक। तो इस तरीक़े से कोई भी शून्य मतलब निकालना हो तो निकाल लेंगे, और जब जांच करने के लिए बोलो तो हम लोग को इस तरीक़े से जांच कर लेना है। कोई भी मतलब बहुपद के गुणनखंड हम लोग बना सकते हैं और इस तरीक़े से जांच भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से हम 6 के बाद आते हैं हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्या है, उसका मौसा जो है ना वो 18 है, ठीक ना, और उनका गुणनफल 12,960 है, तो हमको लसा निकाल देना है। तो ज़्यादा इसमें कुछ हमको नहीं करना है, इसका एक सूत्र होता है, वही सूत्र का हम लोग का उपयोग करना है। सीधा सीधे हम लोग लिखेंगे मौसा गुने लसा, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। इसका सूत्र एक, इसके मतलब मौसा गुने लसा होता है ना, वो दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। तो बराबर में लिखेंगे हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल, इस तरीके से हमको लिख लेना है, ठीक। अब मौसा की जगह पर देखेंगे कि हमारे पास कितना है, 18 है, तो 18 लिख लेंगे। अब लौसा की जगह पर कुछ नहीं है तो हम लोग लसा ही लिख लेंगे। अब दो संख्या का गुणनफल जो है वो है 12,960, लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 18 से ना हमको इसमें भाग देना है, तो इस तरीके से हम लोग 18 से भाग देते हैं। अब यहाँ 12 है, 18 है, नहीं लगे तो 129 को लेना पड़ेगा, तो 18 सते 126। अब 3 और 6 बचेगा, 36 हो गया, तो 18 दूना 36, और एक जो जीरो है ना यहाँ पे बैठा देंगे, मतलब 18 से हमको अलग ही भाग दे देना है, ठीक ना। तो इस तरीके से हमको जो लौसा जो है वो निकल के आ गया है 720। तो दो संख्याओं का
मौसा 18 है, गुणनफल 12,960 है, तो उसका लसा जो है हम लोग को 720 निकल के आ गया। जब भी मौसा लसा या दो संख्या के गुणनफल में से निकालना हो ना, कभी कभी जो दो संख्या का गुणनफल है ना, उसको हम लोग a गुने b के भी रूप में लिखते हैं। ठीक, अगर हमको ये दोनों दे रहा है, इसमें एक दे रहा है तो ये बच जाएगा, अगर ये देगा तो ये बच जाएगा। जैसे कि अभी मौसा दे ले था तो लसा निकल के आ गया, ठीक ना, वो अपने निकल के आ जाता है, ये सूत्र पढ़वा। ठीक है, तब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दूरी सूत्र का हम लोग को प्रयोग करना है और 3 वो बिंदु दे रहे संरेखी है, वो हमको जांच करके बता देना है किस तरीके से संरेखी है। ठीक है ना, किसका प्रयोग करना है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि संरेखी वाला है ना वो दो प्रकार से बनता है, तो हम लोग को दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले ना हम लोग जो देले है इसको लिख लेंगे। ठीक ना, तो मान लेते कि -2 और 5 है, तो इसको हम लोग ए का निर्देशांक बोल सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग बिंदु ए का निर्देशांक लिख लिए। अब बराबर में लिखेंगे -2 और 5। दूसरा लिखेंगे बिंदु बी का निर्देशांक, ये हो जाएगा 0 और 1। उसके बाद लिखेंगे तथा बिंदु सी का निर्देशांक हो जाएगा हम लोग को 2 और -3। इस तरीक़ा से लिख लेना है। अब हम लोग का दूरी सूत्र से मतलब निकालना है, तो पहले ना दूरी हम लोग ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसीलिए लिखेंगे हम लोग सीधा सीधी ए बी बराबर। ठीक, यही दूरी है ए बी। अब इस दूरी निकालने का जो सूत्र है इस तरीक़ा से हमको दूरी सूत्र के उपयोग से हम लोग को 3 बिंदु के बीच संरेखीय ये बताना है। ठीक ना, तो हम लोग पहिलक्का को मान लिए बिंदु ए का निर्देशांक, उसके बाद बिंदु बी का निर्देशांक, उसके बाद सी का। आप कहेंगे कि इसमें ए बी सी तो नहीं दे रहे थे, इसको हमको खुद से मानना पड़ेगा। ठीक ना, तो जैसे फर्स्ट -2 और 5 है, इसके आगे कुछ नहीं, तो हम लोग ए का निर्देशांक मान लिए। ठीक, यहाँ पे 0 और 1 है, इसको हम लोग बी का निर्देशांक मान लिया है। यहाँ 2 और -3 है, तो इसको सी का। इस तरीके से हम लोग को मान लेना है। मान लिए। अब हम लोग को जो दूरी निकालना है ना, पहले ए से बी के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ ए बी हो गया हुआ है। अब इसका निकालने के लिए हम लोग का जो सूत्र होता है उसका उपयोग करते हैं हम लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग को लिख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा हम लोग जगह दूर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक, अब x2 - x1 तो कैसे पता चलेगा x2 कौन है x1 कौन है, तो देखेंगे a और b को, जो b का निर्देशांक वो x2 में चला जाएगा और ऊपर वाला x1 के, तो यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, तो पहले 0 लिख लेंगे x2 के जगह, लिख लिए। अब यहाँ जो माइनस है ना, तो वो हो जाएगा x1, तो x1 माइनस यहाँ पे 2 है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, x1 की जगह पर 2 है तो 2 लिख लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस दे देंगे। और y2 - y1, तो y2 के जगह पर क्या मानेंगे 1, और y1 के जगह पर कितना मानेंगे 5, तो जो सूत्र वाला माइनस है वो यहाँ आ जाएगा, इसको हम लोग स्क्वायर दे देंगे, दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, अब 5 में से 1 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16। अब ये जो माइनस है ना, इसको 2 मरते गुना करते तो प्लस होता है, जैसे कोई माइनस है ऐसे स्क्वायर है। ठीक ना, मतलब माइनस को हम लोग 2 बार लिखते थे, जैसे माइनस माइनस मिला तो प्लस हो गया, सेम कहानी यहाँ हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे तो 16 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 को हम लोग तोड़ देंगे, तो 20 का जब तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 25 20। तोड़ने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ये यहाँ पे हम जैसे 20 लिखते हैं, यहाँ मान लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 20। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 10 मरते में, फिर 2 से ही 5 मरते में। अब 2 को 2 है ना, तो उसके बदला में बाहर 1 को 2 हो गया, रूट में कितना आ जाएगा 5, तो इस तरीके से हम लोग 2√5 लिख देंगे। तो ये हो गया ए बी के बाद हम लोग निकालेंगे BC। ठीक, अब BC में भी वही सूत्र यूज होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 के जगह पर जैसे देखेंगे कि मेरे पास क्या है b और c, तो अब c x2 वाला ग्रुप में आ जाएगा, ऊपर वाला x1 के, तो 2 में से 0 घटाना है, तो 2 - 0 को इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे। फिर -3 है, 1 है, तो पहले -3 लिखते हैं, और जो ई वाला सूत्र से नहीं माइनस है, तो 1 जो है ना यहाँ -1 में आ जाएगा, तो इस तरीके से स्क्वायर देते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे कि 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, और 3 में एक के लगी दोनों माइनस में है, तो 3 रुपये कट जाए, 1 रुपया मतलब 4 रुपया होगा, तो -4 यहाँ लिख देना है, इसको स्क्वायर दे देना है। अब क्या करेंगे कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 16 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब 20 को तोड़ेंगे तो हम लोग को फिर वही ऊपर वाला आ जाएगा 2√5, तो इसको हम लोग को लिख लेना है।
अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब हम लोग ए सी के पास चलेंगे। तो यहाँ सी है और ए है, तो लिखेंगे यहाँ पे तथा ए सी। अब ए सी निकालने का भी वही सूत्र, हम लोग को दूरी सूत्र का ही उपयोग करना है। तो जैसे सी पहले बाद में लेंगे या ए बाद में लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं, आंसर वही आता है, ठीक है। तो हम लोग एमडी ए को पहले लेंगे, क्योंकि सी ए मतलब ए वाला x2 ग्रुप का हो जाएगा, सी वाला x1 ग्रुप का हो जाएगा। तो ये जो -2 है तो पहले हम लोग -2 लेंगे, और सी के जगह पर जो 2 है ना प्लस में, तो ये माइनस में इस तरीके से हो जाएगा, लिख दिए। फिर प्लस में क्या करेंगे कि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो पहले हम लोग 5 लिखेंगे, ये जो 3 माइनस में उसको हम लोग को प्लस में 3 कर देना है, इसको स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है कि 2 को जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। फिर हम लोग को क्या करना है कि 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। अब 64 में जब 16 जोड़ेंगे तो 64 6 17 10 80 होगा, तो हम लोग 80 लिख देंगे। अब 80 को सेम तरीक़ा से हम लोग को तोड़ना है, तो जैसे 80 हो गया तो 2 से लगाएंगे यहाँ 40 मरते में, 2 से 20 मरते में, 2 से 10 मरते में, 2 से 5 मरते में, यहाँ हो गया। अब 2 को 2 है तो यहाँ पे हम लोग का 1 2 हो जाएगा, फिर 2 को 2 है तो यहाँ पे हम लोग को 1 2 हो जाएगा, और ये जो 5 है ना वो रूट में ही 5 रह जाएगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4√5। अब एगो 2√2 है, एगो 2√2, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 4√5 होगा, तो लिखेंगे हम लोग चूँकि अब इसका नाम हम लोग का ए बी है तो पहले ए बी लिख लेंगे, लिख लिए। अब प्लस में हम लोग का क्या है, बी सी है, बी सी है। अब बराबर में ये वाला क्या लिख लेंगे, ए सी। ए सी मतलब कि एक रैखिक का मतलब होता है कि जब 2 को जोड़ते हैं 2 को, तो तीसरा को हमको बराबर आना चाहिए, जैसे ये भी हो गया, ठीक। अब ये बी सी हो गया, अब ये दोनों को हम लोग जब जोड़ दिए हैं तो ए सी बराबर खुद आ गया, क्योंकि ये मेरे पास 2√5 और यहाँ पे 2√5। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4√5 आएगा, तो यहाँ पे देखिए तीसरा 4√5 आ गया। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर में जैसे कह रहा है कि एक बेलन के आधार की परिधि 132 दे रहा है और उसकी ऊंचाई जो है 25 है, तो बेलन का हमको आयतन निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बेलन बना लेंगे, ठीक। तो जैसे ही हम लोग का बेलन हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है कि उसका परिधि, आधार की परिधि मतलब जो वृत्त के तरीका से ये है ना, ये जो घुमा हुआ है इसी को हम लोग आधार की परिधि बोलते हैं। तो जो ये होता है वही ये भी होता है, ठीक। ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार की परिधि। ये हम लोग को आधार की जो परिधि है ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग को त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ना, तो हम लोग यहाँ से लेके इस तरीके से एक रेखा खींच लेंगे, ठीक, इस तरीके से, यही हम लोग का ऊंचाई है। तो ऊंचाई को एच भी लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो गया, हो गया। अब हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आयतन में हमको त्रिज्या का जरूरत होता है, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2πr, लिख लिए। अब जो परिधि जो हम लोग का यहाँ पे दिले है वो कितना दिले है, 132। तो लिखेंगे हम लोग 132 बराबर हो जाएगा 2 × 22 में पाई के जगह पर 7 22/7 रख देना है, और त्रिज्या को इसे सेम छोड़ देना है, क्योंकि हमको तो मालूम है नहीं। अब 22 से 132 को हम लोग 6 मरते में काट देंगे, काट दिए। अब 2 से 6 को 3 मरते में काट देंगे। अब 3 को 7 से, ना जो ये 7 है ना वो नीचे गुना हो जाता है तिरछा, तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। इधर त्रिज्या है तो त्रिज्या मतलब त्रिज्या हम लोग को आ गया 21 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिले हैं उसके बाद लिखेंगे तथा शंकु की, शंकु नहीं बेलन है तो हम लोग यहाँ पे बेलन लिख देंगे, ठीक। बेलन की ऊंचाई है वो हम लोग को कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो इसका आयतन निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए बेलन का आयतन, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद इसका सूत्र लिख लेंगे। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h, और पाई के जगह पर 22/7 लिख देना है। त्रिज्या के जगह पर जो यहाँ आया है 21 × 21 लिख देंगे, ठीक है। ऊंचाई के जगह पर 25 है तो हम लोग को 25 लिख देना है, लिख दिए। अब क्या करेंगे 7 से 21 को हम लोग 3 मरते काट देंगे, काट दिए। अब हम लोग को गुना कर लेना है।
22 को 3 मरते में तो 22 दिया है 66। अब 66 को 21 से गुना करना है, ठीक ना। तो हम लोग 66 को 21 से गुना करेंगे तो 6 इकाई 6 और 6 इकाई 6 फिर 4 दूना 12 के 2 6 दूना 12 1 13। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 2 8 मतलब 1386 हो गया, ठीक है ना। अब उसमें फिर गुना करना है हमको 25 से, ठीक है। तो 6 पचे 30 के 0 8 पचे 40 3 43 के 3 हो जाएगा और 13 पचे 65 है 4 69 ये हो गया। फिर हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 8 दूना 16 1 17 के 7 और 13 दूना 26 और 26 है 27 0 5 9 7 16 के 6 7 6 13 1 14 के 4 अब 2 1 3। इस तरीक़े से हम लोग 7 6 13 14 के 2 34,650 यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे और आयतन में ना हम लोग क्यू देते थे, घन से नापते हैं, ठीक ना। तो ये हम लोग का क्यू हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का ये आयतन निकल गया बेलन में, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 1.10 नंबर क्वेश्चन में 1.8 के पावर इसको ना हम लोग रैखलिन बोलते हैं, ठीक है। मतलब 8 जो है यहाँ बार बार आएगा, पूरा पूरा ही नहीं कटा हुआ है। अब इसको हमको पी बटा क्यू के रूप में लिख देना है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि 1.8 है ना इसको लिखना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ 1.8 के पावर रैखलिन। अब तुमको क्या करना है कि मानना पड़ेगा, ठीक है। अब मानना क्या होगा कि x बराबर लिखना है 1.8 के पावर ऐसे दे देंगे, ठीक। अब x बराबर अब 1 जो लिख लिया ना 8 ये है ना, ये ऊपर का ये हट जाएगा। तो 8 8 8 और कॉमा डॉट डॉट हम लोग इस तरीके से दे देंगे। मतलब ये जो हटने के बाद ना 8 अब आते रहेगा, ये कटने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा, हम लोग इसको समीकरण 1 मान दें इस तरीके से, ठीक। कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करना है कि जो 1 के बाद 1 अंक है ना, हमको तो उसको 10 से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, लिख लिया इसे। अब 10 से गुना करना है तो पहले 10 ये जो है ना 10 में 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10 1 हो गया। अब 10 से इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है। तो जैसे 10 जाएगा ना तो ये जो 8 है ना ये वो जैसे एक जीरो जाएगा गुना होने पर, जो 8 है ना वो इधर खसक जाएगा, दशमलव ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। लिखेंगे हम लोग 18.888 इस तरीक़े से आगे और भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ इसको हम लोग समीकरण 2 बना लेते हैं। अब इसमें नियम ये है कि जैसे कि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक लिए हैं ना, तो इसमें भी 3 लेंगे, इसमें 5 लेंगे, तो इसमें 5 लेंगे, ताकि हमको घटाने के बाद दिक्कत ना हो, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटा लेना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लिख लिए। अब क्या करेंगे कि 10 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9x, ठीक। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो 3 को 8 में से 3 को 8 घट गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब x लिखेंगे, यहाँ 17 लिखेंगे, यहाँ 9 है तो 9 लिखेंगे, ठीक। अब ये हम लोग का जो 17/9 है ना, यही p बटा q है। तो हम लोग लिखेंगे अतः 1.8 के पावर रैखलिन का p बटा q 17/9 होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो कोई भी ऐसा हो तो इसी टाइप से बनाना है दशमलव वाला, ठीक। अब हम लोग 11 नंबर में आते हैं। समीकरण 11 नंबर में है कि समीकरण निकाय है एगो समीकरण 7x - 2y = 3 और दूसरा है 22x - 3y = 16। इस तरीके से हमको दे दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है कि वज्र गुणन विधि से निकालना है, ठीक ना। तो वज्र गुणन विधि से निकालने के लिए ना तुमको सबसे पहले अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम लोग लिख लेते हैं। इसमें वज्र गुणन विधि में एक सूत्र का जरूरत होता है। तो सूत्र में पहले जरूरत होता है A1 का और दूसरा A2 का, ठीक। उसके बाद एगो होता है B1 का, दूसरा B2 का, उसके बाद C1 का, दूसरा C2 का। इस तरीके से उसमें जरूरत होता है। तो पहले हम इस तरीके से लिख लेना है। अब जो उसका मान है लिख लेंगे। जिसको 7 यहाँ x के आगे है ना तो हो जाएगा A1। अब यहाँ दूसरा समीकरण में जो x के आगे है ना ये हो जाएगा हम लोग का A2। फिर ये जो -2 हो जाएगा ना वो हो जाएगा हम लोग को B1 है। यहाँ जो -3 है ना वो हो जाएगा हम लोग का B2। फिर यहाँ पे जैसे 3 प्लस में तो उधर जाएगा था माइनस में, इसको जरूर से कर देना। जैसे 3 प्लस में तो उन्हें माइनस में इसको भेज देना है। अब 16 प्लस में तो उन्हें माइनस में इसको 16 कर देना। तो ये हो जाएगा हम लोग का। इस तरीके से पहले हमको छाँट लेना है। छाँट लिए अब हमको इसका जो सूत्र है उसको बैठा देना है।
तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए इसका सूत्र होता है x बटा में b1c2 माइनस b2c1, कोई दिक्कत। फिर हम लोग लिखेंगे y बटा में c1a2 माइनस c2a1, लिख लिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 बटा में a1b2 माइनस a2b1, इस तरीक़े से हमको लिख लेना है। b1c2 माइनस b2c1, c1a2 माइनस c2a1, a1b2 माइनस a2b1 लिख लिए। अब हमको क्या करना है कि फिर x को सेम छोड़ देना है, क्योंकि x का मान निकालना है, तो इसीलिए चलते रहेगा साथ साथ। अब b1c2, तो b1 के जगह पर -2 है, तो माइनस कभी भी आएगा ना, उसको इसे ब्रैकेट से दे देना है, ठीक ना। अब c2 के जगह पर देखेंगे -16 है, तो -16 देंगे इसे। अब ये जो सूत्र वाला माइनस है ना, इसको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद है b2, तो b2 के जगह पर मेरे पास क्या है, -3 है, तो -3 दे देंगे। अब c1 के जगह पर है -3, तो यहाँ -3 दे देंगे। इस तरीके से हमको लिख लेना है। तो ये फर्स्ट ग्रुप का इतना आ गया, ठीक। अब फिर बराबर जो यहाँ है ना, उसको देने के बाद इस तरीके से एक रेखा खींच के ऊपर y दे देंगे। अब c1a2, c1 के जगह पर कहाँ है मेरे पास, -3 है, तो -3 दे देंगे। अब c1a2 के जगह पर 22 है, तो यहाँ गुना में हम लोग 22 दे देंगे। यहाँ जैसे कि इसमें माइनस नहीं है, तो हम बिना ब्रैकेट के सूत्र दे सकते हैं। अब जो सूत्र वाला माइनस है ना, ये इसको यहाँ लिख लिए। अब क्या करेंगे कि c2a1, c2 के जगह पर कहाँ है, -16, तो -16 लिख लेंगे। अब a1 की जगह पर देखेंगे कि 7 है, तो हम लोग यहाँ 7 लिख लेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे कि 1 लिख लेंगे a1b2। अब a1 की जगह पर कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। अब b2 के जगह पर कहाँ है, -3 है, तो -3 लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस दे देंगे a2b1। अब a2 के जगह पर कहाँ है मेरे पास, 22 है, तो फिर 22 दे देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि b1 के जगह पर मेरे पास कुछ है, तो -2 है, तो यहाँ -2 लिख लेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर जो x से x लिख देंगे। अब इसमें 2 को माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 16 दूना 32। अब इसमें माइनस 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 3 माइनस है, तो जब 3 माइनस फुट हो जाएगा विषम संख्या वाला, तो इसीलिए वहाँ माइनस हो जाएगा। अब 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर एक रेखा खींच लेंगे, y लिख लेंगे हम लोग, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे एक माइनस है, इसमें नहीं है, तो माइनस के माइनस लिख देंगे। अब 22 तिहाई कितना हो जाएगा, 66। अब माइनस माइनस हम लोग का हो जाएगा प्लस। अब 16 सत्ते हो जाएगा 112। फिर हम लोग लिखेंगे 1, अब 7 हो जाएगा 21। अब माइनस माइनस फिर हम लोग को ये माइनस मिल के प्लस होगा, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। फिर हम लोग एक रेखा खींच लेंगे। अब x के x लिखेंगे, 32 में से 9 को घटा देंगे, तो 12 में से 9 घटाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये हो जाएगा हम लोग को मतलब 23, इस तरीक़े से हो जाएगा। यहाँ आएंगे हम लोग को हो जाएगा y। अब एक 66 मतलब इसमें से घटेगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6, और 10 में से 6 घटाएंगे 4, तो कितना हो गया हम लोग का, 46 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग घटा लेंगे, तो 4 में से 1 ही घटेगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटेगा, तो 2 बड़का प्लस में, तो प्लस ऊपर में 1 है, तो इस तरीक़े से हमको आ जाएगा, ठीक ना। डबल एरो भी हम यहाँ पे इसे दे सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ना x इसके बराबर है, तो लिखेंगे x बटा में पहले 23 लिख लेंगे, बराबर में हो जाएगा 1 बटा में 23 लिख लिए। अब हम लोग और दे देंगे, ठीक। अब y बटा में 46 लिख लेंगे, और इधर 1 बटा में 23 हो गया, ठीक। अब नीचे नीचे इसे हम लोग को काट लेंगे, ठीक। अब यहाँ 23 से 46 2 मारते हैं। अब x है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x लिखेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 इकाई 1, मतलब x का मान हमको 1 आ गया है। और y यहाँ कुछ नहीं, तो y के y हो जाएगा, ये 2 जो है ना 1 से गुना होगा तो 2, मतलब इस तरीके से x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में, अतः x बराबर 1 एंड y बराबर हम लोग का 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग का आंसर होगा। तो बहुत ही आसानी से हम लोग वज्र गुणन विधि को बना सकते हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर में। करा 12 नंबर में, यदि एक समांतर श्रेणी है जिसका 7वां पद 1/9 है और 9वां पद 1/7 है, ठीक। तो इसका हमको 63वां पद निकालना है। तो समांतर श्रेणी में आगे का पद निकालने के लिए ना हमको पहला नंबर में है कि प्रथम पद, और दूसरा है कि सार्वत्रिक, ये हमको मालूम होना चाहिए, यही इसमें हमको नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पद और इसमें सार्वत्रिक मालूम करेंगे, ठीक। इसको मालूम करने का ये तरीका है कि पहले प्रथम पद हमको नहीं दिया है तो वो मानना पड़ेगा, और सार्वत्रिक भी नहीं दिया तो उसको भी हम लोग मान लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग, माना कि AP का
प्रथम पद जो है ना वो हो जाएगा 1/में, सॉरी ए मान लेंगे, ठीक, तथा AP का सार्व अंतर जो है ना उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा D। इतना हम लोग को मान लेना है, ठीक, मान लिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि लिखेंगे, इसीलिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो सूत्र होता है AP का मतलब nवां पद निकालने का, उसको लिख लेना, लिख लेंगे। अब आगे क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, लिख लिए। अब कह रहा है कि 7वां पद 1/9 है, तो 7वां पद को नहीं A7 हम लोग लिख देंगे, यही 7वां पद है। अब 1/9 है तो हम लोग 1/9 मतलब 7वां पद 1/9 हो गया। अब 7वां पद का जो सूत्र से जब इस पे तोड़ेंगे ना तो कुछ निकल के आएगा, तो उसको हम लोग कैसे, तो उसका सूत्र होता है ए के ए छोड़ दिए नहीं मालूम है तो प्लस, अब एन, तो एन कैमा नंबर है, 7वां नंबर है तो 7 लिख दिए, -1। अब डी के जगह कुछ नहीं मालूम है तो डी लिख दिए हैं, 1/9 को 1/9 लिख लेंगे। अब ए के ए लिखेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 6D एंड 1/9, तो ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत। फिर इसी तरीके से हम लोग चलेंगे कि 9वां पद -7 है, 9वां पद को फिर लिखेंगे A9, लिख लिए, 1/7 दे देंगे। अब 9वां पद को सेम यही फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, ए को ए छोड़ दिए, अब 9 एन के जगह पर 9 - 1, डी के जगह पर डी बराबर में 1/7 दे देंगे, ठीक। अब आगे क्या करेंगे कि ए के ए लिख देंगे, 9 में से 1 घटाएंगे कितना, 8D एंड हो जाएगा 1/7, ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, चले। अब वहाँ लिख लेंगे a प्लस 6D बराबर में हो जाएगा 1/9, यहाँ हो जाएगा a प्लस 8D बराबर 1/7। इस तरीके से माइनस माइनस दे देंगे, इसको काट दिए, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2D हो जाएगा। अब 1/9 हो जाएगा माइनस 1/7 हो जाएगा, 9 7 के लघुत्तम लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 9 सते 63, ठीक। अब यहाँ पे 9 सते से 7 1 7, 9 1 9, ठीक है, -2D हो जाएगा, 9 में 7 घटाएंगे -2 बटा में 63, अब 2 से 2 कट गया, माइनस 2 से 2 और माइनस से माइनस कट गया। अब D बराबर है ना वो 1/, हम लोग को 63 आ गया, इतना, ठीक। अब हम लोग को कैवां पद निकालना है, तो कह रहा है हम लोग को कि यहाँ 63वां पद निकालना है, तो 63वां पद निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए इसके नीचे लिखना है, सबसे नीचे के लास्ट में A63, यही सूत्र बैठाना है, ए के ए लिख दिया, एन के जगह पर ना 63 आ गया, ठीक। अब हम लोग लिखें, जैसे कि हम लोग अभी हम लोग को यहाँ पे ना एक और मान निकालना है, वो छूट रहा है, जिसका नाम है ए का मान, ठीक। तो पहले हम लोग ए का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसके नीचे नहीं, यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं, ये डी का है तो लिखेंगे हम लोग डी का मान समीकरण 1 में। अब एक मेरे पास है a प्लस 6D बराबर 1/9, ठीक। अब हमको क्या करना है कि a को a छोड़ देंगे, 6 को 6, D के जगह पर वही 1 में कितना है 63 बराबर 1/9, इस तरीके से लिख लेना है। अब एक a लिखेंगे, अब बराबर दे देंगे 1/9 यहाँ लिखेंगे, अब 6 कहीं 6, तो माइनस में हो जाएगा 6, नीचे 63। अब एलसीएम निकालेंगे तो 9 63 का लघुत्तम 63 हो जाएगा, 9 सते 63 तो 7 हो जाएगा, माइनस में हम लोग को कितना हो जाएगा 6, तो ये बराबर 7 में 6 घटाएंगे तो ए का नीचे हो गया 63, मतलब दोनों हम लोग का सेम सेम आ रहा है, बराबर बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी 63वां हो जाएगा a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी। अब ए के जगह पर 1/63 प्लस 63 में से 1 घटाएंगे 62, और यहाँ जो है मेरे पास कितना है 1/63, अब 1/63 हो गया प्लस 62 एक आए, हम लोग का 62 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 63, भिन्न के जब हम लोग जोड़ करेंगे 63 1 प्लस 62 मतलब हो जाएगा 63/63, काट देंगे तो कितना होगा 1, तो इस तरीके से हम लोग को 63वां पद जो है वो कितना आ जाएगा ए। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक। अब हम लोग आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर जैसे क्वेश्चन है कि द्विघात सूत्र के प्रयोग करना है तुमको, ठीक ना। जो द्विघात समीकरण दे रहे 3x² - 4x - 1, इसका हम लोग को हल कर देना है द्विघात सूत्र से। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि पहले इसका तुमको विवेचक निकालना है, तो विवेचक निकालने के लिए ना पहले ए बी सी अलग अलग करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ a बराबर, जैसे x² के आगे 3 है तो ये हो गया,
बी मतलब ये जो एक्स के आगे है तो तुम्हारा वो हो गया, सी के मतलब कि जो लास्ट में माइनस हुआ है ना, इस तरीके से हमको लिख लेना। ठीक, ए बी सी अलग अलग हो गया। अब विवेचक निकालने के लिए लिखेंगे, इसीलिए विवेचक को डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, डी लिख दिए, डी से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि b के जगह पर मेरे पास कितना है -4 है, तो इसका स्क्वायर दे देंगे 4ac। a के जगह पर कितना है 3 है, c के जगह पर -1 है। अब 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 4 दिया है 12। अब 16 में 12 जोड़ेंगे तो 6 2 8 मतलब 28 हो गया। ठीक है, तो 28 हम लोग को लिख लेना है। 4 चौका 16 4 3 12, तो 16 12 28 हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब विवेचकता आ गया। अब इसको हमको देखना है कि जीरो से बड़ा है कि छोटा है, तो जीरो से ही बड़ा है, तो बड़ा है तो इस तरीके से तुमको ऐसे कर देना, कर दिए। और तुमको यहाँ से मूल निकालने के लिए चलना है द्विघात सूत्र से, तो लिखेंगे इसीलिए मूल x बराबर। अब जो कह रहा है ना द्विघात सूत्र, वही यहाँ उपयोग होगा। तो उसका सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। अब तुमको क्या करना है कि माइनस बी के जगह पर कहाँ है मेरे पास -4 है, तो ये क्या हो जाएगा +4, मतलब एक माइनस ही मिला +4 हो गया। अब प्लस माइनस रूट डी में कितना है मेरे पास 28 है, तो 28 लिख लेंगे। अब 2 है तो ए के जगह पर कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 के हम लोग 4 लिखेंगे प्लस माइनस 28 को तोड़ते हैं तो 4 7 28 होता है, तो 4 का कितना हो गया 2 और 7 है तो रूट में ही से आ जाएगा, ये हो गया। अब नीचे 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब तुमको क्या करना है कि इसको इसमें से 2 कॉमन कर लेना है, तो 2 कॉमन कर लिए तो बचेगा 2 दूना 4 और प्लस माइनस यहाँ √7 अब बटा में हो जाएगा तुम्हारा 6। 2 से 6 कितना बार में 3 मरते में। अब इसको ना अलग अलग कर लेना, जैसे 2 के 2 लिखो, प्लस है तो प्लस √7 अब बटा में 3, एगो ये हो गया, फिर कॉमा दे देंगे, फिर 2 के 2 लिखेंगे, ये माइनस जो है ना यहाँ ये हो जाएगा √7 अब बटा में तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण मतलब कम से कम 2 आंसर, कितना 2, तो एक तुम्हारा ये हो गया, एक ये हो गया, तो इस तरीके से तुम्हारा 2 आंसर हो गया हुआ है। तो कह रहा है कि हल करें, तो लिखेंगे हम लोग अतः अभीष्ट हल बराबर में पहले माइनस वाला लिख सकते हैं हम, ठीक ना, तो लिखेंगे 2 माइनस √7 अब बटा में 3। उसके बाद लिखेंगे 2 प्लस √7 अब बटा में 3, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं वही 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, मतलब √2 है ना वो अपरिमेय संख्या होता ही है, तो उसको हमको सिद्ध करके बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे कि √2 दिला है, ठीक ना, तो कभी कभी होता है कि √2 के जगह पर √3 दे देगा, √5 दे देगा, √7 दे देगा, इसे कुछ भी दे देवे। इस सेम तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे। अगर ये सिद्ध कर लिए मतलब ये सब सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग आसानी से देख रहे हैं, खाली √2 के जगह पर √3 √5 √7 बैठा देना है। अब सब बनेगा कैसे, तो हमको लिखने इसके लिए शुरू कैसे करते हैं हम लोग, लिखेंगे यदि संभव है तो मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से हमको लिख लेना। कह रहा है कि ऐसे तो वो अपरिमेय होता ही है, लेकिन अगर कंफ्यूजन है कि नहीं परिमेय भी हो सकता है, तो हम लोग मान लिए कि क्या है परिमेय है। और जब परिमेय होगा तो P बटा Q के रूप में होगा, तो P और Q जो होता है ना वो एक ही से करता है, बाकी किसी से नहीं करता है। तो इसमें लिखेंगे जिसमें P तथा Q ऐसे सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होगा, ठीक। मतलब कि जो परिमेय होता है वो हमेशा P बटा Q के रूप में होता है। P और जो Q होता है ना नीचे और ऊपर वाला हमेशा 1 से करता है ना, तो वो अपने आप से करता है। तो इसीलिए लिख दिए P और Q का जो है ना वो सहअभाज्य संख्या जिसका HCF 1 होगा। अब इसके आगे क्या करना है कि लिखेंगे हम लोग अब जैसे √2 सिद्ध करना है तो यहाँ √2 दे दिए, आइदर P बटा Q के रूप में दे देंगे इस तरीके से। √3 रहता है, √3 √5 रहता है, जो रहेगा यहाँ पे दे देना, ठीक। अब दोनों तरफ हम लोग को स्क्वायर कर लेना है, तो जैसे √2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, एन P बटा Q है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम कर लेना है। एन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस तरीके से हमको लिख लेना है।
अब जब स्क्वायर से रूट उड़ा दिए तो यहाँ रूट 2 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, सॉरी जब ये जो स्क्वायर से ना ये रूट ऐसे उड़ गया तो हम लोग को जो बचेगा ना वो सिर्फ 2 बचेगा, ठीक। अब जो क्यू स्क्वायर 2 से गुना करेंगे तो हम लोग को 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एन हो जाएगा पी स्क्वायर। इस तरीके से हमको लिख लेना है, ठीक। अब जो 2 है ना जब यहाँ है तो ये नीचे आएगा तो इसको भाग दे रहा है, मतलब पी स्क्वायर को काटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है 2। जब पी स्क्वायर को काटेगा तो पी को हम लोग ना पी गुने पी लिख सकते थे, मतलब पी को विभाजित करेगा तो लिखेंगे पी को विभाजित करता है, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर और p के जगह पर हमको q को भी विभाजित करना है, तो इसके लिए क्या करना है कि अपने से पहले पी स्क्वायर को जो है ना उसको लिख लेना है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि एगो अपने से पूर्णांक लेना है जिसका नाम r, ठीक ना। उस पूर्णांक मतलब ऐसे दूसरा संख्या आता है, ठीक ना, लेकिन नॉर्मली हम लोग r लिखते हैं। तो हम लोग 2 है, जैसे कि रूट 2 सिद्ध कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे, रूट 3 जो रहेगा ना उसको लिख देना है, इसके जगह r लिख के ऐसे इसको स्क्वायर दे देना है, ठीक। मतलब जैसे यहाँ स्क्वायर किए हैं ना सेम स्क्वायर यहाँ करना होता है, ठीक ना। तो इसीलिए इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए। अब पी स्क्वायर के पी स्क्वायर लिखेंगे 2 दूना 4 आर स्क्वायर हो गया। और पी स्क्वायर है ना यहाँ पे नहीं रहेगा, अब ये जो है ना पी स्क्वायर, ये इस पी स्क्वायर हट के उसके जगह पर आ जाएगा तुम्हारा 2 क्यू स्क्वायर, एन लिखेंगे 4 आर स्क्वायर, एन लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर, अपने से लिख देना है, ठीक है, ताकि समझ में आएगा कि कहाँ से ये चेंज किया गया है। अब तुमको क्या करना है 2 से 4 को 2 मर्दे में काट देना है। अब 2 आर स्क्वायर है ना उसको इधर कर देना है, एन तुम्हारा क्यू स्क्वायर हो गया। अब तुमको क्या करना है कि 2 से ना यहाँ क्यू स्क्वायर को भी यहाँ पे विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे हम लोग 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इतना लिख देंगे, या 2 क्यू को विभाजित करता है, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अब समीकरण 1 आ गया, 2 हो गया। सब 1 में हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये 2 जो है ये समीकरण 1 में 2 पी को विभाजित कर रहा है और समीकरण 2 में भी 2 क्यू को विभाजित कर रहा है, इसके अनुसार जो हम लोग अभी बना रहे हैं ना उसके अनुसार। तब यहाँ पे हम लोग जो लास्ट लाइन लिखेंगे उसको बहुत गौर से देखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। मतलब देखेंगे कि 2 से यहाँ भी 1 में भी काट रहा है, 2 से इसमें मतलब काट रहा है, तो इसीलिए मतलब 2 दोनों उभयनिष्ठ हो गया, ठीक ना। लेकिन हम लोग खुद जानते हैं कि P और Q है ना वो 2 से कभी कटता ही नहीं, वो हमेशा 1 से कटता है ना, तो अपने आप से। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखने हैं कि लेकिन P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा दूसरा नहीं है। मतलब P और Q जो है ना हमेशा 1 से कटता है, 2 से नहीं करता है, तो वही करा कि मतलब नहीं है। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। मतलब जो इतना हम लोग मेहनत करते हैं ये सब आज पता चला है क्या है, गलत है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये तुम्हारा अति हो गया। तो √2 √5 √7 कोई भी सिद्ध करने वाला हो रूट से लेके इसी विधि से हम लोग को सिद्ध करना है। तो इस तरीके से हम लोग अब मतलब 15वां क्वेश्चन में आते हैं, ठीक ना।